अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 21 अगस्त 2025 है। दो अहम तरीन अपडेट्स हैं जो कि इमरान खान की जमानत के बाद फौरी बाद सामने आई। एक तो ये कि DGISPR को खुद मैदान में आकर सुहेल वड़ाइच के कॉलम में दर्ज इमरान खान से माफ़ी के मुतालबे पर तरदीद करना पड़ी। ये तरदीद आखिर इस वक्त में करना क्यों पेश आई, इसके कुछ डायमेंशंस और कुछ खबर आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान की जमानत के मुकदमे में तहरीरी फैसला जहां अभी आना बाकी है, वहां पर चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने एक नई रिवायत कायम की है और वो ये कि वो चैम्बर में बुलाकर फैसले लिखने लगे हैं। इससे पहले चैम्बर के अंदर कार्रवाइयां नहीं हुआ करती थी, बल्कि ओपन कोर्ट के अंदर फैसले लिखवा दिए जाते थे, या होता यह था कि फरीकैन से पूछ लिया जाता था और उसके बाद फैसले जो है वो तहरीरी तौर पर चैम्बर से आ जाया करते थे या कोर्ट के अंदर अनाउंस कर दिए जाते थे। तो आज चैम्बर में जब उनसे मुलाकात के लिए इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर गए और पंजाब जो हुकूमत के दो नुमाइंदगान, एक उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी और दूसरे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, जब चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए तो वहां पर बाकायदा शिकायत भी लगाई गई और चीफ जस्टिस ने उनका एक होम्योपैथिक सा हल भी दिया। इस ज़मीन में जो खबर है वो भी आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस वक्त सबसे वायरल खबर, सबसे ज्यादा होने वाली बात के बारे में, जो कि सुहेल वड़ाइच के कॉलमों से मुतालिक है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से, यानी आप कह सकते हैं कि 16 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ और 16 अगस्त से लेके मुसलसल जो है वो ये मामला 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को 3 दिन ज़ेरे बहस रहा कि सुहेल वड़ाइच जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने 3 कॉलम्स लिखे। वो इस वक्त भी दौरा यूरोप पर हैं, लेकिन उस वक्त वो ब्रसेल्स में मौजूद थे, बेल्जियम में, जहाँ पर आर्मी चीफ भी थे और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का एक अहवाल और उनसे होने वाले सवालात और उनके जवाबात को सुहेल वड़ाइच ने पेश किया। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बातों को अपने तजज़िये के तौर पर भी पेश किया। पहले दिन जो उन्होंने कॉलम था वो मुलाकात के बारे में लिखा, दूसरे दिन कॉलम उन्होंने जो है वो इमरान खान के नाम अपने मशवरे लिखे, तीसरे दिन उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने मौजूदा निज़ाम जो कि हाइब्रिड निज़ाम है उसके लिए तावीलें पेश की। लेकिन इन तीनों दिनों के कॉलम्स के ऊपर आज DGISPR एक तकरीब से खिताब के बाद जब बाहर निकले, वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे, सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू की। गुफ्तगू में सबसे पहला सवाल हुआ कि क्या आर्मी चीफ की मुलाकात हुई इमरान खान से, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफ़ी से, और वहाँ क्या इमरान खान का तस्करा आया, PTI का तस्करा आया, मौफ़ी का तस्करा आया। तो DGISPR ने इसको सुहेल वड़ाइच की मनगढ़ंत झूठी खबर करार दे दिया और कहा कि वो इस किस्म की खबरें जो है वो मनगढ़ंत दे रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई है और उसके अलावा जो DGISPR के एग्जैक्ट अल्फाज थे सुहेल वड़ाइच से मुतालिक वो यही थे कि इमरान जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच हैं, उनकी DGISPR से उनकी आर्मी चीफ के साथ कोई मुलाकात 1-on-1 नहीं हुई है, बल्कि आर्मी चीफ वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग से खिताब कर रहे थे। जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो ये भी दावा करते हैं कि 500 से 1000 से ऊपर का फिगर था वहाँ पर लोगों का। आर्मी चीफ ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तस्वीर भी खिंचवाई, हर किस्म के सवालात के जवाबात भी दिए, लेकिन 1-on-1 मुलाकात नहीं थी। ये खबर वहाँ के कुछ लोग दावा करते हैं, लेकिन असल खबर क्या है मैं उससे मुतालिक भी आपके साथ तफसीलात शेयर करती हूँ। मसला ये है, मामला ये है कि आज जो तरदीद आई, पहले उसके अल्फाज आपके सामने रख दूँ। जो आर्मी चीफ के मुलाकात से मुतालिक जो है वो DGISPR है, उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात में कहा कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। DGISPR जो अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने किसी मौफ़ी का जिक्र भी नहीं किया। ब्रसेल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे और तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तस्वीर बनवाई। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात बराह रास्त नहीं की। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वाज़े इस बात पर है कि 9 मई करने वालों, इसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फील्ड मार्शल की बातों को इंटरव्यू में ज़ाती मकासद के लिए पेश किया गया और वो मनगढ़ंत बातें थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कटहरे में आना होगा। एक शख्स जो कानूनी तौर पर गलत हरकत करता है उसे कानून के कटहरे में आना होगा, जुर्म को फेस करना होगा। समा से हमारी एक सीनियर सहाफ़ी हैं सुमेरा खान, बहनों की तरह है। सुमेरा ने जो है वो सवाल किया कि अगर जो सुहेल वड़ाइच है
वो झूठी खबर दे रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने उनके सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, हम तो सहाफ़ियों को कहते हैं, चैनल्स को भी कहते हैं, आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें तो उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ कोई बनती होगी तो वो होगी। अब उसके बाद ये बात तो हो गई, गुफ्तगू हो गई, मैंने आपके सामने पेश भी कर दी। इसके बाद जो है वो बाकायदा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, मुल्क के अंदर इलीगल स्पेक्ट्रम को पकड़ने की बात की। उसके अलावा उन्होंने बात की कि जो अफ़गान शहरी हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस थे, उनको मुल्क बदर किया जा रहा है, इस किस्म की भी बहुत सारी बातें की। और ये भी कहा कि नौजवान जो है वो इस मुल्क का असासा है और अगर नौजवान अपने हक के लिए जो है वो चलें और नौजवान जो है वो अगर इस मुल्क में एम्पावर होंगे तो किसी का डर और खौफ नहीं रहेगा। अब ये हो गई वो गुफ्तगू जो आज हुई, मैंने आपके सामने रख दी। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सुहेल वड़ाइच का तो आज करियर ख़त्म हो गया, सुहेल वड़ाइच का तो आज करियर का बड़ा स्याह दिन है, इतनी बड़ी तरदीद सामने आ गई। क्या आप इस तरदीद को तस्लीम करते हैं कि 9 मई के वाक़यात में नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और फ़ौज दावा करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुलवाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो साजिश बनाने वालों में से, करने वालों में से, मुल्क तोड़ने वालों में से, गद्दारों में से, शरपसंदों में से है? ये सारी बातें डीजी ISPR अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए साल 2023 से लेकर साल 2025 तक मुख्तलिफ मौक़ों पर कहते रहे हैं। मई के बाद इस किस्म की बातें नहीं हुई जब भारत पाकिस्तान पर हमला आवर था और इस बात का सबूत पेश किया गया पाकिस्तान की आवाम की जानिब से कि गद्दारी के फतवे आप अपनी आवाम में ना बांटें, पाकिस्तान के लिए सब एक है। उससे पहले तक आवाम के बारे में ये बातें की जाती रहीं, कहा जाता रहा, अवाम के वोट के बारे में ये बात की जाती रही कि फ़ौज का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो PTI है उसको बराह रास्त मुखातिब करके एक जमात को शरपसंद भी कहा जाता रहा, सब कुछ कहा जाता रहा। क्या उस मौक़िफ़ को अवाम के एक बड़े सेगमेंट ने तस्लीम किया? चले PTI के फॉलोअर्स को छोड़ दें, आज़ाद जो तमाम तर जो है वो अफकार रखने वाले लोग हैं, मेरा ताल्लुक किसी मतलब टोटली ये पॉलिटिकल किसी सियासी जमात की तरफ कोई फेवर, कोई झुकाव नहीं है। अगर मैं आपको पर्सनली कहूँ, मतलब सारी सियासी जमातों ने अपने वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाया। हाँ, जिसने जिस वक्त मज़ाहमत की उसके हक़ में बात की और जिसने जो है वो जब थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश की, सहाफ़ी के तौर पर हमारा काम जो है वो यही है कि हम उस जो गलती है उसकी निशानदेही करें, खबर सामने रखें। अगर उसमें किसी को जानिबदारी लगी या कुछ लगी, हमारा मसला नहीं होता। लेकिन इस बात के भी आप लोग शाहिद हैं कि जब 4 दिन कबल सुहेल वड़ाइच ने ये कॉलम लिखा तो हमने ये बात की कि हमारे सहाफ़ियों के अंदर इस किस्म की काली भेड़ें मौजूद हैं जो वक्त के खुदाओं के जो है वो पैरोकार बनकर उनकी जो है वो मदाहसराई करते चले जाते हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस किस्म की तरदीद आ जाना, तरदीद ये साबित करती है कि सुहेल वड़ाइच ने जो कुछ लिखा था वो बात डिस्कशन में भी आई, सुहेल वड़ाइच की बातचीत भी हुई, सिर्फ उस तासुर को ज़ायल किया जा रहा है। वरना तो तहकीक करवाए ना, सुहेल वड़ाइच को पाकिस्तान से ब्रसल्स किसने बुलवाया, सुहेल वड़ाइच की आर्मी चीफ के साथ उस ब्रसल्स के इवेंट के बाद किस जगह पर, कहाँ, कैसे, कितने घंटे मुलाकात हुई, ये सारी तहकीकात करवाएं और तहकीकात करवा के आवाम के सामने हकाइक रखें। इस किस्म के 2 जुमले कह देना 6 दिन के बाद, बजाय इसके कि वो सुहेल वड़ाइच को जो है वो अब सच्चा साबित करने पे लग पड़ी ये जुमले, इसके अलावा तो ये कुछ भी साबित नहीं कर रहे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे ना सीनियर सहाफ़ी कहा करते हैं, आजकल तो आपको पता है इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना है, फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के डिवाइसेस हैं, चीज़ें फ़ौरन सामने आ जाती हैं। जो पुराने हमारे सहाफ़ी हैं ना, ये सुहेल वड़ाइच साहब वगैरह की उम्र के, ये सब ये दावा करते हैं कि जब किसी खबर की कोई सरकारी तरदीद आ जाए या कोई तरदीद आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उस खबर के अंदर हकीकत मौजूद है, खबर जो है वो सदाकत के साथ दी गई है। तो अब सुहेल वड़ाइच के कॉलम के अंदर अगर कहीं कहीं किसी को लग रहा था ना कि कोई हर्जा सराई थी, कहीं उन्होंने अपनी सोचें पेश की, तो ये तो उस बात को जो है वो सीधा सीधा स्टैम्प करने वाली बात है कि भाई वो सब हुआ भी था। अब ये जो तरदीद है, इसके लिए आप ये देखें कि चैनल्स क्या क्या ऑप्ट किए गए। पहले एक सहाफ़ी के ज़रिए कहा गया कि भाई सुहेल वड़ाइच की कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद कहा गया कि एक फैसल वाउडा के जरिए कहा गया कि सुहेल वड़ाइच की कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर जब ये दोनों का जो मौक़िफ़ है वो नहीं रल मिल के जो है वो पूरे का पूरा बयानिया केटर कर सका, तो उसके बाद आपको मैदान में उतारना पड़ा डीजी ISPR को अज खुद। और डीजी ISPR ने बकलम खुद आज फरमा दिया कि ये जो सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच, वो जो है वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन घड़त खबरें उन्होंने चलाई। सुहेल वड़ाइच को क्या ज़ाती फ़ायदा मिला? ठीक है, वो तो 3 दिन अवाम की तनकीद के सद में रहे, हम सहाफ़ियों की भी तनकीद के सद में रहे, और अब आकर आप अपने ही मतलब ये एक पुराना तरीका कहा जाता है इनका कि जब इनका कोई एसिड इस तरह से एक्सपोज हो रहा हो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो मेरी नज़र में
जहां एक डायमेंशन ये है कि सुहेल वड़ाइच की खबर को झूठा करार दे के आप उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुराने सहाफ़ियों के फॉर्मूले के मुताबिक आप खुद ही खबर की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी कर रहे हैं कि जब सुहेल वड़ाइच मुसलसल तनकीद की जद में थे तो आपने उनको भी प्रोटेक्ट कर दिया और आपने तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया। और तीसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर सुहेल वड़ाइच ने गलत खबर दी है तो आपने ही पीका का कानून बनवाया है ना, इसी किस्म की चीज़ों के लिए बनवाया, तो आप कार्रवाई करवा लें। उस तरफ आपने सवाल के जवाब में भी नहीं कहा कि आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कटिंग द वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रॉब्लम यह है कि एक पब्लिक डिबेट जनरेट हो गई थी। बार बार ये बात की जा रही थी कि सुहेल वड़ाइच ने जो आर्मी चीफ से मंसूब करके एक पूरा वाकया बयान किया ना, जो उन्होंने इब्लीस और आदम वाला किस्सा बयान किया, उसके बाद मुसलसल ये बहस थी कि एक आर्मी चीफ क्या अपने ऊपर ये फतवा दे सकते हैं या वो ये कह सकते हैं कि जैसे वो खुदा ना ख्वास्ता कोई जो है वो खुदा और इब्लीस या आदम और इब्लीस वाला मामला हो, ये तो दावे ही गलत है। तो उस दावे को भी ज़ायल किया गया। वो जो एक बहस थी ना, पब्लिक डिस्कोर्स था पिछले 4 दिनों से, उसको मुकम्मल तौर पर दबाने के लिए ये सब हुआ और बड़ा सक्सेसफुली हुआ। अवाम अब दूसरी जानिब चल पड़े, सुहेल वड़ाइच के पीछे चल पड़े। हालांकि जो सुहेल वड़ाइच ने किया, एक मौजूदा जो है ना वो ताकतवरों के हक में पूरी की पूरी एक नौहसराई करके जो बताई बात, जो किया, वो भी गलत था। और उसके बाद जो आज तरदीद आई, उससे ये वाकया और ये पूरे का पूरा किस्सा जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हुआ। और मज़े की बात यह है, तरदीद किस वक्त आई? चीफ जस्टिस जनाब याया खान ने, जब इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने सिर्फ 2 जुमले बोले, उन्होंने कहा इमरान खान के जो मुकदमात है उनमें ना चालान पेश हुआ, ना ट्रायल के लिए अभी तक फ़र्द जुर्म आयद हुई। तो चीफ जस्टिस ने अभी इससे पहले कि वो आगे बात करते, मामला कहीं और पंजाब की प्रोसिक्यूशन पे एतराज़, उनके कंडक्ट 9 मई के वाक़यात पर आता, चीफ जस्टिस ने उसी वक्त फ़ौरन कहा पिटिशन एक्सेप्टेड। ठीक है, पिटिशन एक्सेप्टेड के बाद उन्होंने कहा, जब सारे लोग एकदम से कमरा अदालत में ना, ज़ाहिर सहाफ़ियों ने बाहर भागना होता है खबर देने के लिए, वकला अपनी सीट से खड़े हो गए, इमरान खान की फैमिली अपनी सीट से खड़ी हो गई, तो चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब को रोक के कहा कि आप दोनों 1 बजे मेरे चैम्बर में आ जाओ ऑर्डर नरेशन के लिए। अच्छा, ये बात भी हो गई, ये भी अपनी तरह का एक नया ही जो है वो वक्त निकल पड़ा है। तो उस वक्त जो वक्त था ना, वो 12 बज के तकरीबन 31 मिनट 30 मिनट हो रहे थे, 12:30 का वक्त था, आगे पीछे आप मैं गलत हो सकती हूँ थोड़ा सा। तो जब ये खबर आई जमानत की, तो उसके चंद मिनट बाद जो DG ISPR की मुलाकात थी, सहाफ़ियों के साथ बातचीत थी, उसकी खबर आ गई। और उस खबर के अंदर भी ये दर्ज था कि 9 मई के अंदर मुलव्विस अफराद को, उसके मनसूबा साजों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आवाम का मुकदमा है, ये फ़ौज का मुकदमा नहीं है। तो इन सारी बातों को भी लोग आयरनी के तौर पर ले रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर की, तो दूसरी जानिब DG ISPR ने जो है वो 9 मई से मुतालिक ये कह दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, स्पेयर नहीं किया जाएगा। तो जहाँ ये टाइमिंग्स हैं, वहीं पर अगर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाऊं, खबर ये थी कि बुलाया गया जो चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से जो इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर है और पंजाब के प्रोसिक्यूटर है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, उनको चैम्बर में, ये दोनों साहिबान चैम्बर में गए। तो इमरान खान की बहनों ने इमरान खान की हालत ज़ार से मुतालिक सलमान सफ्तर को मुद्दा चीफ जस्टिस के सामने पेश करने का कहा। सलमान सफ्तर ने इमरान खान की हालत ज़ार से मुतालिक मुद्दा चीफ जस्टिस के सामने पेश भी किया। बताया कि इमरान खान को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। तो चीफ जस्टिस ने एज़ यूजुअल बड़ा क्लासिकल सा जवाब देकर कहा कि हमने जेल इस्लाहात से मुतालिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जो है वो बुला रखा है, उसके अंदर हम जेल मैनुअल से मुतालिक, जेल रूल से मुतालिक इस्लाहात ला रहे हैं, तो बस वो हो जाएंगे, यानी उनके मुताबिक ये मामलात इधर केटर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी जो चीज़ थी, सलमान सफ्तर ने चीफ जस्टिस के सामने ये मामला भी रखा कि इमरान खान की ज़मानत से मुतालिक अब जो वाहिद केस रह गया है, यानी 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादिर ट्रस्ट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस सरफराज डोगर हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उस मुकदमे को मुकर्रर नहीं कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा, मैं इस मामले को भी देखता हूँ। कोई खास यकीन दहानी, कोई खास चीज़ उन्होंने नहीं कही। ज़ाहिर बात है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चलता हुआ मामला है, उस पर चीफ जस्टिस हिदायत तो नहीं कर सकते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप ये मामला टेकअप करें। इमरान खान के मुकदमात ने तभी टेकअप होना है, उनके फैसले तभी होने हैं जब इस निज़ाम ने चाहना है। लेकिन एक खबर आपको दूँ, इमरान खान से गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात थी और जो हालात, जिन चीज़ों का दावा वहाँ से किया जा रहा है वो खौफनाक है। गुज़िश्ता रात नुसरत जावेद साहब ने भी अपने प्रोग्राम के अंदर उसका जो है वो एक एंगल पेश किया, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब है, बीमार है, उनके जो
सेल है उसके अंदर नंगी तारे हैं, जिनकी वजह से उनको करंट लग चुका है कई मरतबा, वो करंट लग के गिरी हैं, उनका रंग ख़राब है, उनको साफ़ पानी नहीं दिया जाता, उनको जो है वो अपने सारे काम करने के लिए, ज़ाहिर उम्र रसीदगी वाली भी हालत है, जो भी है, लेकिन उनके ऊपर भी जेल में टॉर्चर है और इमरान खान के ऊपर भी है। और कल मिल के आने वाले कुछ ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान की आंखों में आंसू भी देखे उन्होंने, जब उनके बेटों से मुतालिक जिक्र आया कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ सके, तो बताया गया कि उनकी पार्टी ने इमरान खान के बेटों को किस तरह से घुमा दिया था। तो बहरहाल ये तमाम तर जो है वो हालात जेल में इमरान खान के साथ चल रहे हैं। और जब ये मामला इमरान खान का पेश किया गया आज उनके वकील की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग इजलास में इस मामले को देख लेंगे, यानी कुछ भी नहीं हो सकता फिल वक्त। तो हालात ये है कि इमरान खान की ज़मानत का आना सामने इस वक्त अहम तो है और ज़ाहिरी बात है कि ये रिलीफ भी है उनके लिए, लेकिन अब इमरान खान के ऊपर जो वाहिद केस जिसके अंदर इमरान खान जेल में है, जो रह गया है, वो है 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा का, और उसके अलावा तोशाखाना 2 का मुकदमा जो कि जेल में चल रहा है। तो अब रिटन ऑर्डर आना है। अभी तक जो रिटन ऑर्डर नरेट करवाया गया है इमरान खान के वकला और पंजाब हुकूमत के वकला की मौजूदगी में अपनी नोयत के नए प्रेसिडेंट्स जो है वो सेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस जनाब याया खान। तो उसके मुताबिक इमरान खान के ज़मानतें जो है वो 1-1 लाख रुपये मुचलके के एवज़ मंजूर हुई हैं, यानी हर मुकदमे के अंदर 1 लाख और 8 मुकदमात थे, तो 8 के 8 मुकदमात में 8 लाख। उसके अलावा ये कि ज़मानत का मुकदमा ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, कि बड़ी अजीब बात की थी कि वो इमरान खान के जो मुकदमा है इसके अंदर पाबंद करेंगे अदालतों को कि वो 4 माह के अंदर फैसला कर ले। लेकिन इमरान खान के मुकदमात में तो जो ये 8 मुकदमात हैं, इनकी हद तक तो अभी चालान भी पेश नहीं हुआ। तो जब चालान ही पेश नहीं हुआ, अभी पता ही नहीं कि मुकदमे में पुलिस की फाइंडिंग्स क्या हैं, पुलिस ने गवाहान कौन मुकर्रर किए हैं, क्या इमरान खान मुलविस भी पाए गए, या फिर इन्हीं मुकदमात में अभी चालान की सतह पर भी चाहे 1% इम्कान हो, चाहे 0% इम्कान हो, 0.1% इम्कान हो, लेकिन इम्कान अपनी जगह अभी मौजूद है कि इमरान खान इन मुकदमात में चालान की हद तक ही जो है वो बरी हो सकते हैं। तो ऐसे मौके पर चीफ जस्टिस का ओरली भी ये कह देना कि वो 120 दिन का वक्त देंगे, अजीब सी बात है। मगर बहरहाल अभी रिटन ऑर्डर आना है, आएगा तो उसका अहवाल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।